Alright, so as we were discussing, so no matter how complex the organism is with us, tissues जो होते हैं उनमें दो टाइप्स के होते हैं या आपको न्यूरल और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो एपिथेलियल टिश्यू यूजुअली बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू ना यूजुअली प्रोटेक्शन का काम करता है बिकॉज इट्स मोस्टली फॉर्मिंग द कवरिंग ऑफ सर्फेसेस, ठीक है। कवरिंग बना रहा है ऑर्गन्स की या लाइनिंग बना रहा है ऑर्गन की। सो कवरिंग इज़ यूजुअली फ्रॉम द आउटसाइड, राइट। या तो वो किसी ऑर्गन की कवरिंग बना रहा है या इट इज़ लाइनिंग सम पर्टिकुलर ऑर्गन। तो मोर और लेस इसका जो काम होता है ना प्रोटेक्शन का ही होता है। ऑफकोर्स डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे, डू नॉट वरी। कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो कनेक्टिव टिश्यू का मेनली काम होता है बेसिकली प्रोवाइड सपोर्ट का लिंकेज एज इट कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स। देखो जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसका एग्जांपल होता है ब्लड। आपको पता है द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड इन अ वे काइंड ऑफ ये जो ब्लड ही है ये हार्ट को सब बाकी सभी ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है, राइट। इट्स वाया ब्लड, सो इन अ वे इट्स हेल्पिंग इन लिंकेज एज वेल। यहीं पर अगर मैं बात करूँ उसके अलावा सपोर्ट हो गया, लिंकेज हो गया, फिर बेसिक फ्रेमवर्क। कनेक्टिव टिश्यू में वी हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ कॉल्ड एज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम आ जाती है हमारी बोन्स और हमारी कार्टिलेज। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो बेसिक स्केलेटन, द बेसिक फ्रेमवर्क इज़ बीइंग फॉर्म बाय कनेक्टिव टिश्यूज। तो इनका स्पेशल फंक्शन हो जाता है सपोर्ट, लिंकेज एंड बेसिक फ्रेमवर्क। फिर बच्चा आ जाती है बात हमारी मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर टिश्यू का बेसिकली काम होता है in movement and locomotion and movement. Now these two terms are often used interchangeably by a lot of students, not realizing that there is a slight difference to it, right? So let's just try and use it accordingly. जैसे कि अगर मैं बात करूँ लोकोमोशन की, so लोकोमोशन होता है बच्चे चेंज इन पोस्चर, चेंज इन पोजिशन, चेंज इन पोजिशन. For example, let's say I'm sitting and taking this class. Now I suddenly get up, okay? I do not change the position, I do not change the posture. Okay, for example, now let's talk about muscular tissue. Muscular tissue की मैं बात करूँ तो muscular tissue का मेजर जो फंक्शन है that is locomotion and movement. Locomotion की बच्चा अगर मैं बात करूँ तो locomotion is basically change in position, whereas movement is change in posture, not position. ठीक है, देखो जैसे कि अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ, ठीक है, मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मूवमेंट होता है, लेट्स से आई वाज सिटिंग ऑन माई चेयर, आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर एंड टेकिंग दिस क्लास, बट नाउ सडनली आई गेट अप फ्रॉम दिस चेयर. आई डू नॉट रियली चेंज माई पोजिशन, बट मेरा पॉस्चर तो चेंज हुआ ना. आई वॉज सिटिंग एंड देन आई गॉट अप, आई स्टूड अप, राइट. तो बैठ रही थी फिर मैं खड़ी हो गई, तो देयर वाज अ चेंज इन पॉस्चर, बट मैं जहाँ बैठी थी वहीं खड़ी हुई. सो देयर इज़ नॉट अ चेंज इन पोजिशन एज सच. बट यहीं से अगर लेट्स से आई वांट टू हैव अ सिप ऑफ वाटर एंड आई गो टू द फ्रिज विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे चल के जाना पड़ेगा. आई हैव टू टेक दैट वाटर बॉटल एंड हैव अ सिप ऑफ वाटर एंड कम बैक. तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी पोजीशन भी तो चेंज हुई. आई डेंट जस्ट चेंज माई पॉस्चर, आई ऑल्सो चेंज माई पोजीशन. सो वो होता है लोकोमोशन. मूवमेंट होता है जस्ट चेंज इन पॉस्चर बट नॉट इन पोजीशन. आपका पॉस्चर तो चेंज हो रहा है पर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. बट यहीं पर लोकोमोशन की बात करूँ तो लोकोमोशन इज बेसिकली those movements which also bring a change in position, right? They are referred to as locomotion. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि all movements are locomotion, but all locomotion are not movement, because जो सारे movements है all movements they are locomotion. नहीं, all locomotion are movements, I'm sorry. So क्या मैं कह सकती हूँ कि all locomotion are movements, ठीक है. जितने भी लोकोमोशन है दे आर ऑल मूवमेंट्स, राइट. उसमें मूवमेंट तो हो ही रहा है, पॉस्चर तो चेंज हो ही रहा है, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. सो ऑल लोकोमोशन आर डेफिनेटली मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी. उसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूँ न्यूरल या नर्वस टिश्यू की, न्यूरल या नर्वस टिश्यू की बात करूँ तो न्यूरल या नर्वस टिश्यू का प्राइमरी जो रोल होता है दैट इज़ इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इट्स मेजरली इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट. ठीक है कि ऑफकोर्स हमारे न्यूरल टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो न्यूरल टिश्यू में मेजरली हमारे पास आ जाता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो इन अ ब्रेन द कंट्रोल एंड कमांडिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी इज़ इन्वॉल्व, राइट. सो इन अ वे सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना, सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कंट्रोल करना इज़ द जॉब ऑफ द न्यूरल सिस्टम और द न्यूरल टिश्यू, राइट. ठीक है, अब मैं बात करूँ इन टिश्यूज़ के ओरिजिन की. ऑल्सो दिस इज़ नॉट इन एनसीईआरटी बट काइंड ऑफ मेक्स सो मच मोर सेंस फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड. जैसे कि देखो अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करूँ तो एपिथेलियल टिश्यू इज द ओनली टिश्यू विच इज काइंड ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम जर्म layers. ठीक है, एक्टोडर्म से भी डिराइव होता है, मेसोडर्म से भी डिराइव होता है, एंडोडर्म से भी डिराइव होता है. सो दिस इज़ वन पर्टिकुलर टिश्यू विच हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम ऑल द 3 germ layers. ठीक है, यहीं पे बच्चा अगर मैं बात करूँ कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू इज डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म एंड सो इज मस्कुलर टिश्यू. बट नर्वस टिश्यू यहीं पे डिराइव होता है एक्टोडर्म विच इज़ द आउटमोस्ट लेयर. अब देखो when I say epithelial tissue is derived from all the 3 germ layers, अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारी स्किन है,
और स्किन पे हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू है, ऐसा नहीं होगा कि मान लो लेट्स से ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, अब इस एपिथेलियल का एक टिश्यू जो एक सेल है वो तो लेट्स से एक्टोडर्म से डिराइव हो गया, दूसरा वाला जो सेल है वो मेसोडर्म से डिराइव हो गया, और तीसरा वाला जो सेल है वो एंडोडर्म से डिराइव हो गया। ऐसे नहीं होगा। एक पर्टिकुलर जगह के जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह का जो एपिथेलियल टिश्यू है दैट इज़ डिराइव फ्रॉम वन स्पेसिफिक जर्म लेयर, ठीक है। यहीं पे अगर कोई दूसरी जगह का एपिथेलियल टिश्यू है तो वो शायद किसी और जर्म लेयर से डिराइव होगा। जैसे कि लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल लेट्स से द एपिथेलियल टिश्यू विच इज़ लाइनिंग द स्किन, राइट, हमारी स्किन को जो एपिथेलियल टिश्यू लाइन कर रहा है दैट उसका जो ओरिजिन है दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, राइट। सो एपिथेलियल टिश्यू विच इज़ लाइनिंग द स्किन, जिसको एक्चुअली में हम एपिडर्मिस बोलते हैं, राइट, द एपिडर्मिस विच इज़ द एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग द स्किन, राइट। अब इसका जो ओरिजिन है दैट इज एक्टोडर्मल, बट यहीं पर अगर मैं बात करूँ द एपिथेलियल टिश्यूज़ लाइक एपिथेलियल टिश्यूज़ जैसे कि हमारे पास हो गए आई वुड से एपिथेलियल टिश्यूज़ विच आर लाइनिंग द ब्लड वेसल्स, ठीक है, जैसे कि हमारा एंडोथेलियम हो गया, ठीक है, दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मान लो फॉर एग्जांपल एक जगह का जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका स्पेसिफिक ओरिजिन नहीं होगा। जैसे एपिडर्मिस में जो हमारी जो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू है ऑन द स्किन, जो एपिडर्मिस एक्टोडर्मल ओरिजिन, यहीं पे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं और जो एपिथेलियल टिश्यू जो उसे लाइन कर रहा होता है विच इज़ लाइनिंग द ब्लड वेसल्स विच इज़ द एंडोथेलियम इट हैज़ मेसोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूँ एपिथेलियल टिश्यूज़ लाइनिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर हमारा जो एपिथेलियल टिश्यूज जो कहीं ना कहीं हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर हमारे लिवर या हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन करते हैं, कहीं ना कहीं उनका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज़। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अभी काम करते हैं, लेट्स ट्राई एंड डिस्कस दिस इन डिटेल। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब जब सेल्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो दे फॉर्म टिश्यूज। टिश्यूज मेजरली 4 तरीके के होते हैं, वी जस्ट डिस्कस दैट। वी हैव एपिथेलियल टिश्यू, वी हैव कनेक्टिव टिश्यू, वी हैव मस्कुलर टिश्यू एंड देन वी हैव न्यूरल टिश्यू, ठीक है। अब क्या होगा, अब टिश्यूज़ कंबाइन, ठीक है, when टिश्यूज़ कंबाइन दे फॉर्म ऑर्गन्स। इट्स लाइक जब अल्फ़ाबेट्स कंबाइन होते हैं, जब अल्फ़ाबेट्स कंबाइन करते हैं दे फॉर्म वर्ड्स, ठीक है। जब कई सारे वर्ड्स जुड़ते हैं तो वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, सेंटेंस, ठीक है। तो अब हम सेंटेंस वाले लेवल में पहुँच गए, ऑर्गन वाले लेवल पे। सो अब ऑर्गन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 टिश्यूज़, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक में एपिथेलियल टिश्यू भी होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, मस्कुलर टिश्यू भी होगा, न्यूरल टिश्यू भी होगा। ऐसे अगर मैं बात करूँ लिवर की, लिवर में भी एपिथेलियल टिश्यू भी होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी होगा, मस्कुलर टिश्यू भी होगा, न्यूरल टिश्यू भी होगा, बट द प्रपोर्शन विल वेरी, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स विल हैव डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ दीज 4 टिश्यूज़। अलग अलग ऑर्गन्स में इसका जो कॉम्पोजिशन या इसका जो कॉम्पोजिशन तो नहीं बोलेंगे, इसका जो प्रपोर्शन होगा, इसका जो अमाउंट होगा दैट माइट वेरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मान लो स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है, तो स्टमक में हो सकता है जो मस्कुलर टिश्यू हो वो रिलेटिवली ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू सम अदर ऑर्गन, राइट। सो द प्रपोर्शन ऑफ दीज टिश्यूज़ माइट वेरी एंड रेस्ट एवरीथिंग इज द सेम, राइट, ठीक है। बेसिक तो चारों के चारों टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे। फिर जैसे कि मैंने बोला अल्फ़ाबेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंसेस, ठीक है। और ऐसे कई सारे सेंटेंसेस मिलके क्या बनाते हैं, कई सारे सेंटेंसेस मिलके दे कंस्ट्रक्ट एन एंटायर पैराग्राफ, ठीक है। ऐसे कई सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। सो व्हेन 2 or more ऑर्गन्स दे इंटरैक्ट फिजिकली और केमिकली दे फॉर्म समथिंग रेफर टू एज एन ऑर्गन सिस्टम। जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें फिजिकली एंड केमिकली, ठीक है। अब ना व्हाट डू आई मीन बाय द वर्ड फिजिकली एंड केमिकली, जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन, जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें फिजिकली। फिजिकल कनेक्शन से मतलब है ऑर्गन का फिजिकली कनेक्टेड टू ऑर्गन जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं ऑर्गन सिस्टम में लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कई सारे ऑर्गन इन्वॉल्व है। हमारा माउथ मतलब बकल कैविटी कहीं ना कहीं, ठीक है। बकल कैविटी के बाद हमारा फूड पाइप विच इज़ द ईसोफेगस, देन द स्टमक। तो अगर मैं आपको देखूँ, अब मान लो ये हमारा ईसोफेगस है और ये हमारा स्टमक है एंड देन जैसे दीज आर द इंटेस्टाइन्स, तो कहीं ना कहीं ये ऑर्गन्स फिजिकली भी तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। द ईसोफेगस इज फिजिकली कनेक्टेड टू द स्टमक एंड द स्टमक इज फिजिकली कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज फिजिकली कनेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दैट्स हाउ इट फंक्शन। सो व्हेन 2 or more ऑर्गन्स आर इंटरैक्टिंग फिजिकली मतलब एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड है और एक दूसरे से केमिकली भी तो कनेक्टेड है, एक दूसरे से केमिकली भी तो कनेक्टेड है, यू नो। फॉर एग्जांपल जैसे लिवर में, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टमक की बात करूँ, स्टमक में देयर आर यू नो सर्टेन जूसेस, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस, कुछ सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है, जिसको वो रिलीज़ करता है एंड देन फॉर्म्स द काइम और फिर इवेंचुअली ये सिक्रीशन ये इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बाई रिलीजिंग एंजाइम्स, बाई रिलीजिंग हार्मोन, दे आर ऑल्सो
interacting chemically. So then there's not just physical interaction, there's also chemical interaction involved, right? So जब दो या दो से ज़्यादा organs एक दूसरे के साथ interact करते हैं physically या chemically, they form something referred to as the organ system. I hope that is clear to everybody. Organ system में जैसे digestive system हो गया, respiratory system हो गया, we have the circulatory system, etc. etc. ठीक है. अब एनसीईआरटी बोलती है, लेट्स जस्ट नाउ रीड एनसीईआरटी. एनसीईआरटी बोलती है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज. आप हैरान हो जाएंगे ये बात जान के कि कितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, एट द एंड ऑफ द डे सब मेजरली वो 4 बेसिक तरीके के टिश्यूज से बने हैं. व्हाट आर दोस 4 बेसिक टाइप? वी हैव द एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल टिश्यू. These tissues are organized in a specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. ठीक है. अब एनसीईआरटी खुद बोलती है ये जो चारों टिश्यूज़ हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं एक अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग अमाउंट में, अलग अलग पैटर्न में टू फॉर्म ऑर्गन्स, जैसे कि स्टमक हो गया, लंग हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया. अब एनसीईआरटी बोलती है, व्हेन 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form an ऑर्गन सिस्टम. ठीक है. एनसीईआरटी बोलते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं फूड पाइप और या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, उनका अल्टीमेट गोल क्या है, उनका कॉमन एंड क्या है, कॉमन गोल क्या है, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, टू असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, टू डाइजेस्ट द फूड, राइट. सो जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन दे परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कैसे, एक दूसरे से फिजिकली इंटरैक्ट करके. और वंस अगेन, सो व्हेन 2 or more organs are performing a common function. अब यहाँ पे जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में वी हैव ऑर्गन्स लाइक द फूड पाइप, द स्टमक, द इंटेस्टाइन. अब इन सब का कॉमन फंक्शन है विच इज़ टू डाइजेस्ट द फूड. तो जब ये कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बाय फिजिकली एंड केमिकली इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, ये क्या बनाते हैं, तो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा. ठीक है. फिर एनसीईआरटी बोलती है सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एक्सिबिट्स डिविजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल. ठीक है. अब एनसीईआरटी ये बोलती है मल्टी सेलुलैरिटी के साथ पहली बात तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आया डिवीजन ऑफ लेबर का. पर हमें ऑर्गेनिजम्स में क्या दिखता है कि यहाँ पे हमारे जैसे एनिमल्स के केस में सेल्स जो होते हैं एक जैसे सेल्स दे कम टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन्स मिलके पूरे ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं. और इससे क्या है, हमारा जो काम है पूरा बट गया है, स्प्लिट अप टू वर्क इन अ वे वे वी आर शोइंग डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है. यहाँ पर हमने काम को इतने अच्छे तरीके से बांट दिया है कि उदाहरण जैसे एक सिस्टम इज assigned a specific function, another system is assigned a specific function, and how together they are contributing to the survival of the body as a whole. अगर अब हम बात करें एनिमल टिश्यूज़ की, एनिमल टिश्यूज़ में एनसीईआरटी बोलती है द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, देयरफॉर द टिश्यूज़ आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. वी हैव द एपिथेलियल टिश्यू, वी हैव द कनेक्टिव टिश्यू, द मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. एनसीईआरटी बोलती है कि जो स्ट्रक्चर है इन सेल्स का वो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन दैट दे परफॉर्म. द स्ट्रक्चर ऑफ दीज सेल्स, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ सेल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फिजियोलॉजी. तो कहीं ना कहीं इन सेल्स का जो स्ट्रक्चर है दैट्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दैट दे परफॉर्म. ठीक है. तो जो मॉर्फोलॉजी होती है एक सेल की दैट्स क्लोजली इंटरकनेक्टेड टू द फिजियोलॉजी ऑफ द सेल और द फंक्शन दैट इट्स परफॉर्मिंग. ठीक है. इसलिए अलग अलग टिश्यू में आप देखोगे जो सेल्स हैं दे आर डिफरेंट. और मेजरली 4 तरीके की टिश्यूज़ हमें पढ़ने हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद एपिथेलियल टिश्यू. इनफॉर्मली हम इसको एपिथेलियम भी बोलते हैं. वी ऑल्सो रेफर टू एट एज द एपिथेलियम. देखो एपी मतलब होता है अपॉन, एपी का मतलब होता है अपॉन, एपिथेलियम मतलब होता है टू रेस्ट. एपी मतलब होता है अपॉन और थीलियम का मतलब होता है टू रेस्ट. सो एपिथेलियम मतलब टू रेस्ट अपॉन. ठीक है. रेस्ट अपॉन. अब यहाँ पे ये किसके ऊपर रेस्ट कर रही है एक्चुअली में बात की जाए तो इट्स रेस्टिंग अपॉन अनदर मेम्ब्रेन, इट्स रेस्टिंग अपॉन अनदर टिश्यू. ठीक है. विच इज़ द कनेक्टिव टिश्यू, नॉट डायरेक्टली ऑफ कोर्स बट इनडायरेक्टली इट्स रेस्टिंग अपॉन द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. अब जैसे एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, फॉर एग्जाम्पल लेते ये मैंने एपिथेलियल सेल बनाया. काइंडली डू नॉट माइंड द शेप. ऑफ कोर्स शेप के बेसिस पे हम एपिथेलियल टिश्यूज़ को क्लासीफाई करेंगे एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग. बट जस्ट इमेजिन कि लेट्स से ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं ये ऐसे अभी टॉल स्लेंडर ऐसे ऐसे टॉल स्लेंडर सेल्स के फॉर्म में बनाया. दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ कोलमनार एपिथेलियम. अभी सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. ठीक है. हमारे एपिथेलियल टिश्यू है ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, आपको येलो कलर की मेम्ब्रेन दिखती होगी. दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड राइट बिलो इट इज द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. व्हिच हैज़ दीज ब्लड वेसल्स एंड ऑल दैट. अब जैसे कि बोलते हैं एपिथेलियम ये जो एपिथेलियम ये जो टिश्यू की लेयर है, दिस टिश्यू इट्स रेस्टिंग अपॉन, नाम ही इसका ये टू रेस्ट अपॉन. अभी किसके ऊपर रेस्ट करिए, इट्स रेस्टिंग अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है. इट्स रेस्टिंग अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन में ऐसे सॉलिटरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, किसी के सहारे के ऊपर टिकी हुई है. राइट. एंड या दैट्स हाउ इट फंक्शन. बिकॉज अब क्यों इसे किसी का सहारा चाहिए, क्यों उसे किसी की मदद लग रही है. ठीक है. या क्यों उसे किसी का सपोर्ट लग रहा है, बिकॉज द सेल्स
you know, of the epithelium are avascular, and that is something that we will study in a while. या फिर चलो पढ़ लेते हैं। एपिथेलियम जो होती है ना बेचा एक एवैस्कुलर लेयर होती है। एवैस्कुलर यानी ए मतलब होता है एब्सेंट एंड वैस्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल्स। सो देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी ब्लड वेसल। डू यू सी एनी ब्लड वेसल्स बीइंग प्रेजेंट हियर? ठीक है, अब एक बात बताओ, किसी पर्टिकुलर टिश्यू में अगर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है तो हाउ डू यू थिंक आर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इज गोना बी ट्रांसपोर्टेड टू सच अ टिश्यू? इसको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे, इसे ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? और अगर बेसिक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो हाउ विल इट सर्वाइव, राइट? तो अब यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, एंड दिस इज द इंटायर रीजन वाई इट्स डिपेंडेंट ऑन, यू नो, वाई इट्स प्रेजेंट अबव, इट्स रेस्टिंग अपॉन अनदर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या होता है ना, बिकॉज ये खुद तो एवैस्कुलर होती है, ठीक है, बट अब ऐसे अगर जिंदा रहना है तो इसे सारे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होंगे और ऑक्सीजन भी चाहिए होगा। सो वाई आर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कनेक्टिव टिश्यू से डिफ्यूजन के थ्रू ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से होते हुए सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन इसको डिलीवर कर दिए जाते हैं, हेंस इट्स एबल टू सर्वाइव एंड इज अ लिविंग लेयर। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो पहली चीज़, ठीक है, वो होगी। उसके बाद अनदर फीचर दैट यू विल क्लोजली ऑब्जर्व इज द सेल्स ऑफ एपिथेलियम वेरी कॉम्पैक्टली एंड क्लोजली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, आप क्लियरली यहाँ पे अगर देखो ना, ये जो डायग्राम जो बनाया है इसमें भी सेल्स है काफ़ी पास पास बनाया हुआ है। इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली देयर इज हार्डली एनी स्पेस बिटवीन द सेल्स। इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, फॉर एग्जाम्पल, आप देखो सेल्स के बीच में आपको ज़्यादा सेल्स जो बनाए डिफरेंट कलर, आप ये देखो, अब देखो सेल्स के बीच में कितनी कम स्पेस है, राइट? अब देखो सेल्स के बीच में कितना थोड़ा थोड़ा स्पेस है, राइट? सो बिकॉज सेल्स इतने टाइटली इतने कॉम्पैक्टली पैक्ड है तो इनके बीच में ज़्यादा स्पेस ही नहीं है, हेंस देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस। जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या इंटर वो ग्राउंड सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल, वो बहुत ही कम है, बिकॉज स्पेस ही बहुत कम है। I hope that is clear to everybody. And as I was saying, this is directly resting upon the basement membrane. अब basement membrane क्या होती है? basement membrane एक्चुअली में जो मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया था, एक्चुअली नॉन सेलुलर लेयर, सेल्स की नहीं बनी हुई है, राइट? एंड तो ये किसकी बनी हुई है? इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आर a type of carbohydrates and glycoproteins are a combination of carbohydrates plus proteins, right? So the basement membrane is actually nothing but it's a combination of glycoproteins and mucopolysaccharides, non-cellular है, कोई cells की नहीं बनी हुई है। And right below the basement membrane you see the connective tissue। देखिए आपको connective tissue दिख रहा है जिसमें मैंने blood vessels भी ड्रॉ किए हैं। This is a highly vascular layer। अब देखो connective tissue में connective tissue बनाया ही highly vascular इसलिए है, इतनी ज़्यादा abundant blood supply इसलिए है बिकॉज इसे इस ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सिर्फ खुद तक ही नहीं रखने हैं, इसे डिफ्यूजन के थ्रू वो सारे न्यूट्रिएंट्स और वो सारे जो ऑक्सीजन वगैरह आ रहा है वो एपिथेलियम को भी ट्रांसपोर्ट करना है, राइट? सो इन अ वे इट हैड टू बी हाईली वैस्कुलर। सो एवरीथिंग यू सी हाउ नेचर वर्क्स, राइट? एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। एवरीथिंग दैट यू सी everything random that you see happening, there's reason to everything, right? So connective tissue एक हाईली वैस्कुलर लेयर है, तो याद रखना बिकॉज एपिथेलियम जो है वो एवैस्कुलर लेयर है, ठीक है? इट इज़ कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट ऑन दिस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। तो याद रखना वेरेवर एपिथेलियम इज प्रेजेंट, वेरेवर जहाँ जहाँ भी एपिथेलियम प्रेजेंट होगी कनेक्टिव टिश्यू विल बी प्रेजेंट बिलो है। जहाँ पे भी एपिथेलियम प्रेजेंट होगी कनेक्टिव टिश्यूज़ के नीचे मौजूद होगी ही होगी। अदरवाइज हाउ विल इट डिवाइड इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है? उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है एपिथेलियल सेल्स हैव एन अपाइकल सर्फेस एंड अ बेसल सर्फेस। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, एंड एज यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे ना मैंने एक सिंपल लाइक आपको यू डू नॉट एज ऑफ नाउ डू नॉट माइंड द शेप ऑफ द सेल्स बिकॉज दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। 5 minutes फ्रॉम नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट, बट जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब देखो एक आपको दिख रही होगी सेल की ऊपर वाली लेयर, द वन दैट आई एम हाईलाइटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अरे यार यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी। देखो एक तो आपको सेल की ये वाली लेयर दिख रही होगी, द वन दैट आई एम हाईलाइटिंग, ठीक है? ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये ऊपर वाली लेयर है, जो ऊपर वाली सतह है, दिस लेयर, दिस इज़ एक्चुअली द अपाइकल ऑफ द फ्री सर्फेस, दिस इज़ एक्चुअली द अपाइकल ऑफ द फ्री सर्फेस। और एक ही जो नीचे वाली लेयर है, एक ही जो नीचे वाली लेयर है वन टुवर्ड्स द बेस, एक ही जो बेस की तरफ नीचे की तरफ प्रेजेंट है टुवर्ड्स द बेस, ये हो गई बेसल सर्फेस, ठीक है? तो ऊपर वाली जो सर्फेस है दैट इज़ द अपाइकल सर्फेस, ठीक है? ऊपर की तरफ ये जो सर्फेस प्रेजेंट है दिस इज़ द अपाइकल और द फ्री सर्फेस, और ये जो ग्रे कलर से दिखाया है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ जो सर्फेस प्रेजेंट है दैट इज़ द बेसल सर्फेस, ठीक है? अब अपाइकल सर्फेस इज बेसिकली द टॉप पोर्शन है, ऊपर वाली लेयर जो फ्री है। अपाइकल सर्फेस एनसीईआरटी बोलती है कि जो एपिथेलियल सेल्स की जो अपाइकल सर्फेस होती है ना, इट्स आइदर फेसिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लेट्स से ऑर्गेनिज्म है, ये लेट्स से इसकी स्किन है, ठीक है? मतलब स्किन है, स्किन के ऊपर जो एपिथेलियल टिश्यूज विच आर काइंड ऑफ कवरिंग द स्किन इज विच इज इट इज़ द एपिडर्मिस, ठीक है?
एपिथेलियल टिश्यूज जो स्किन को सराउंड कर रहे हैं, दे आर दी एपिडर्मिस। अब मान लो यहाँ पे जो एपिथेलियम है इन द स्किन, अब आप देखो यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स कुछ इसी तरीके से प्रेजेंट होंगे। अब इन सेल्स की अगर मैं अपाइकल सरफेस देखूँ या ऊपर वाली सरफेस देखूँ, तो ये बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ही तो फेस कर रही है। तो क्या हम कह सकते हैं जो अपाइकल या फ्री सरफेस है एपिथेलियल सेल्स की, ठीक है, विच आर लाइनिंग द स्किन, दे आर फेसिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बट यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ तो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, दे आर नॉट जस्ट कवरिंग का काम नहीं कर रहे, दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लाइनिंग। सो दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग लाइनिंग, इंटरनल कवरिंग, लाइनिंग भी बना रहे हैं इंटरनल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं बात करूँ एपिथेलियल टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक, ठीक है, जो स्टमक को लाइन कर रहे हैं, तो लाइन तो कुछ ऐसे करेंगे, अंदर से इंटरनल कवरिंग ही तो बना रहे हैं, लाइनिंग इज बेसिकली कवरिंग फ्रॉम द इनसाइड, राइट। तो अब मान लो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं या एपिथेलियल सेल्स है विच आर लाइनिंग द स्टमक, अब आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। अब स्टमक में हमें पता है, यू नो, वी हैव ऑल द गैस्ट्रिक जूसेस, लाइक यू नो, जिसमें HCl भी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस तो ये स्टमक की कैविटी में प्रेजेंट होंगे, राइट, स्टमक की कैविटी में। जो एपिथेलियल सेल्स है विच आर लाइनिंग द स्टमक, इनकी जो अपाइकल सरफेस है दैट इज़ फेसिंग दीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन और दीज बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स इनकी अपाइकल सरफेस इज फेसिंग द बॉडी फ्लूइड्स लाइक गैस्ट्रिक जूसेस। नहीं तो यहाँ पे अगर मैं ब्लड वेसल्स ले लूँ, द एपिथेलियल टिश्यूज विच आर लाइनिंग द ब्लड वेसल्स, ठीक है, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज विच आर लाइनिंग द ब्लड वेसल्स, जैसे अंदर से लाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, अभी अंदर से लाइन कर रहे होते हैं, अब इन ब्लड वेसल्स या इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड फ्लो करेगा। और अगर ये एपिथेलियल टिश्यूज आर लाइनिंग द ब्लड वेसल्स, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, तो इनकी जो अपाइकल या फ्री सरफेस है किसे फेस कर रही है, इट्स एक्चुअली फेसिंग द बॉडी फ्लोर, राइट। तो हमारा ये कहना कि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनकी अपाइकल सरफेस डिपेंडिंग ऑन वेयर द एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट, इट इज़ आइदर फेसिंग इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या तो एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फेस कर रही होती है, या इट इज़ फेसिंग अ बॉडी फ्लूइड। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। अब दूसरी चीज़ होती है बच्चा, जो फ्री सरफेस है ना, उसमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। ये जो बेसिकली फ्री सरफेस, व्हाट डू आई मीन बाय फ्री सरफेस, ये जो फ्री सरफेस है, किसकी फ्री सरफेस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्री सरफेस और द अपाइकल सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। ये जो एपिकल सरफेस, अब दिस फ्री सरफेस बचा मे हैव मॉडिफिकेशंस। ये जो फ्री अपाइकल सरफेस है एपिथेलियल सेल्स की, इसमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लो वो मॉडिफिकेशन दो तरीके के होते हैं, ठीक है। सो बिफोर आई नेम इट, आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये जो पिंक से मैंने बनाया, दिस इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल्स की जो ऊपर वाली जो अपाइकल सरफेस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती है, इट्स फॉर्मिंग दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। सो दीज फोल्ड्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, विच आर फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, दिस आर रेफर टू एज माइक्रोविलाई। इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। सो जो अपाइकल सरफेस होती है एपिथेलियल सेल्स की, इट्स एक्चुअली फॉर्मिंग दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड हो जा रही है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही है। एंड दीज फिंगर लाइक, अभी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करें, हम देखोगे कोई भी जब ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है तो सबसे पहली चीज़ जो वो करता है, इट इज़ इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ठीक है, एंड दिस इज रेफर टू एज माइक्रोविलाई। एंड दोज एपिथेलियल cells, you know, where in the apical surface is modified to form finger like projections referred to as microvilli, वो फॉर्म करता है हमारी ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है, दैट इज रेफर टू एज ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ऑफ कोर्स इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन वी हैव सीलिया। अब यहीं पे मान लो ये है हमारे एपिथेलियल सेल्स के नीचे प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बिकॉज एपिथेलियम का नाम ही आता है टू रेस्ट अपॉन, तो इट्स रेस्टिंग अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब मान लो इन एपिथेलियल सेल्स की जो अपाइकल सरफेस है ना, उससे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यू सी द प्रेजेंस ऑफ दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दैट आर रिप्रेजेंटेड इन ग्रीन। दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर रेफर टू एज सीलिया। और सीलिया का आप आगे भी काम देखोगे, दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, सभी सब्सटेंसेस को एक डायरेक्शन में मूव करने का काम करती है। तो इन अ वे इट इज़ हेल्पिंग इन द यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ऐसे एपिथेलियल सेल्स जिनकी अपाइकल सरफेस में हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ऐसी एपिथेलियम को हम बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। मत गया those epithelial cells wherein the apical surface is modified to form these finger-like projections, that is referred to as microvilli। ये finger-like projections को हम microvilli कहते हैं। और ऐसी epithelium जिसमें हमें microvilli दिखते हैं, that is referred to as brush bordered epithelium। यहीं पे एक ऐसी epithelium जिसकी apical surface में मुझे hair-like structures दिख रहे हैं, which is referred to as cilia, ठीक है। ये hair-like structures को मैं cilia बोलूँगी, but this epithelial cell here, ये epithelial tissue जिसमें मुझे अपाइकल सरफेस पे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसी एपिथेलियल टिश्यू को मैं सिलिएटेड एपिथेलियम बोलूँगी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम की।
नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। अगर मैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियम की बात करूँ तो मेरे पास मेजरली दो तरीके के एपिथेलियम है। आई हैव सिंपल एपिथेलियम एंड देन आई हैव कंपाउंड एपिथेलियम। अब नाउ द नेम इटसेल्फ काइंड ऑफ गिव्स यू अ हिंट। सिंपल मतलब सिंपल है, सिंपल यानी इट्स मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, दैट्स ऑल इट इज। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ कंपाउंड एपिथेलियम की, तो कंपाउंड एपिथेलियम बचा ऑन द अदर हैंड इट्स मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, कई सारे सेल्स से मिलकर बनी है। सिंपल एपिथेलियम जो होती है इट्स जस्ट मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, एक सिंगल लेयर है सेल्स की, ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ फॉर्मिंग द सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हो, एज यू कैन क्लियरली सी दिस इमेज दैट आई ड्रॉन इन एडेड फॉर यू, ठीक है। तो आपको ग्रे से नीचे जो दिख रही है दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा एक सिंगल लेयर ही है, देखो एक सिंगल लेयर ही दिख रही है आपको, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ही दिख रही है। दिस इज लाइक द साइड व्यू एंड द टॉप व्यू, ठीक है। तो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल, आपको एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है, तो क्या क्या काम होगा इसका, इसका मेजरली रोल होता है सिक्रीशन में। सिक्रीशन मतलब होता है सिक्रीट करना, मतलब टू रिलीज समथिंग, फिल्ट्रेशन में टू फिल्टर आउट सब्सटेंसेस, डिफ्यूजन में, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में। आपको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट यू नो रिमेंबर द की पॉइंट्स कि सिंपल एपिथेलियम का काम होता है सिक्रीशन में, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इट हेल्प्स इन डिफ्यूजन, ठीक है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। बट यहीं पर अगर मैं कंपाउंड एपिथेलियम की बात करूँ, कंपाउंड इटसेल्फ गिव्स यू अ हिंट ऑफ मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो इट्स मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने। अब देखो ग्रे में जो है दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर देखो here is single first layer, then this is the second layer, this is the third layer, this is the fourth layer, this is the fifth layer of cell, sixth layer of cell. So you see there are many layers of cells, so it's made up of multiple layers of cells, ठीक है। बिकॉज इतनी ज़्यादा सेल से मिलके बनी हुई है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, तो देखो इसके थ्रू यू नो डिफ्यूजन कराना तो बहुत भारी मुश्किल होता है। डिफ्यूजन के लिए जो मेम्ब्रेन होती है, डिफ्यूजन, ठीक है, के लिए जो मेम्ब्रेन होती है दैट हैज़ टू बी रिलेटिवली थिन, राइट। तो डिफ्यूजन, ठीक है। अब डिफ्यूजन इज नथिंग बट बेसिकली यू नो द काइंड ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, दैट नेट पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट और लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू कौन से गए, ठीक है। सो अगर अब मैं बात करूँ कंपाउंड एपिथेलियम की, तो कंपाउंड एपिथेलियम में आपको दिखा है इसमें मेनी लेयर्स ऑफ सेल, तो इसके थ्रू कुछ भी डिफ्यूजन कराना बहुत मुश्किल होगा। बट यहीं पे बिकॉज इतने सारी लेयर्स ऑफ सेल्स की बनी है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम कर सकती है। सो जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है उसका मेजर रोल होता है इन प्रोटेक्शन, और उसका रिलेटिवली लेस रोल होता है इन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अभी काम करते हैं, नाउ लेट्स डिस्कस दिस फर्दर, ठीक है। अब देखो सिंपल एपिथेलियम को मैं फर्दर आपको यू नो डिवाइड करके बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। कि बेसिकली हम यू नो किस तरीके से जो स्ट्रक्चर है सेल का वो किस तरीके से मॉडिफाई किया है, उस बेसिस पे मैं सिंपल एपिथेलियम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैन डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। आई हैव द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, आई हैव द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, आई ऑल्सो हैव द सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बात करें, हियर इज अ डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लुक्स समवॉट लाइक दिस, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम लुक्स समवॉट लाइक दिस। हर डायग्राम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करूँ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, सो लेट्स ट्राई एंड डिस्कस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। आई हैव ऑल्सो एडेड रेफरेंस इमेजेस हियर, सो डू नॉट वरी, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में आप देख रहे हो, पहली बात तो सिंपल का मतलब ये जस्ट मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, तो एक सिंगल लेयर ही दिख रही है। अगर ये ग्रे से जो मैंने रिप्रेजेंट किया जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर एक सिंगल लेयर ही है सेल्स की। सेल्स आप देखो चिपटे हुए से, चिपटा हुआ जो होता है फ्लैट, ऑल्सो वेंट्रली फ्लैट एंड नेक, चिपटे हुए सेल्स एकदम चिपटे हुए थे, द सेल्स आर फ्लैट एब्सोल्युटली, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो इमेज में भी सेल्स जो है बिल्कुल फ्लैट है, बिकॉज सेल्स बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ पे इसमें भी देखो सेल्स फ्लैट है, उनका जो न्यूक्लियस है भले ही वो इट्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है, बट आप देखो कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस है वो भी चिपटा हुआ है, दैट इज ऑल्सो फ्लैट। द सेल्स आर फ्लैट, द न्यूक्लियस इज फ्लैट, बट न्यूक्लियस लोकेटेड कहाँ होता है, इट्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इस डायग्राम को देखूँ एंड इफ आई ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मान लो ये एक ज़मीन है और ये ज़मीन पे ना टाइल्स बिछा दी गई हैं पिंक कलर की, एकदम फ्लैट अपीयरेंस आ गई। सो द सेल्स आर गिविंग मी द अपीयरेंस ऑफ टाइल्स ऑन द फ्लोर, द सेल्स आर अपीयरिंग लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, इसलिए मैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलती हूँ। वाई डू आई कॉल इट पेवमेंट एपिथेलियम? तो मैंने पेवमेंट एपिथेलियम क्यों बोलते हैं, बिकॉज द सेल्स काइंड ऑफ रिजेंबल द टाइल्स विच आर काइंड ऑफ पेव्ड ऑन अ फ्लोर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो टाइल्स विच आर काइंड ऑफ पेव्ड और लेड ऑन अ फ्लोर और पेवमेंट, ठीक है, तो मुझे वो उसकी अपीयरेंस देते हैं, उसको रिजेंबल करते हैं। हेंस आई ऑल्सो रेफर टू इट एज द पेवमेंट एपिथेलियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप टॉप व्यू देखो, दिस इज लाइक द टॉप व्यू, इफ यू सी, अगर आप टॉप व्यू देखते हो
तो टॉप व्यू से आपको देख के पता चलेगा कि बेसिकली जो सेल्स है ना, ये जो सेल्स हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इनकी बाउंड्रीज दे हैव वेरी इरेगुलर बाउंड्रीज। अब देखो कोई रेगुलरिटी है ही नहीं बाउंड्री में, तो दे हैव वेरी इरेगुलर बाउंड्रीज, सो दैट्स अनदर की पॉइंट। फिर अब इनका मेजर फंक्शन क्या होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का? द मेजरली इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मेजर फंक्शन क्या है, मेजर रोल है बच्चा इनका डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल है, सिंगल लेयर से आराम से आप डिफ्यूजन करा सकते हो, आराम से एब्जॉर्प्शन करा सकते हो, आराम से फिल्ट्रेशन करा सकते हो। तो दैट्स द प्राइमरी रोल, ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। पहला हो गया एल्वियोलाई इन लंग्स, ठीक है। एल्वियोलाई अगर आपने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर मेरा अटेंड कर रखा है, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, बट अगर नहीं कर रखा है सो यू माइट फाइंड इट हार्ड टू रीड, बट ऑफ कोर्स अगर जैसे कि जब हम देखते हैं, अगर जिसको नहीं भी पता है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एल्वियोलाई बेसिकली क्या होते हैं? दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स which are present in the lungs, right? These are air filled sacs which are present in the lung, जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एक्चुअली प्राइमरी साइट पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अगर आप एल्वियोलाई को देखोगे तो एल्वियोलाई की जो बेसिकली अंदर से एल्वियोलाई इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। एल्वियोलाई अंदर से लाइंड होती है बाय दी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्यों? बिकॉज ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पतली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, तो इनके थ्रू डिफ्यूजन कराना, इनके थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कराना काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड विच इज़ वाई एल्वियोलाई एयर सैक्स इन द लंग्स, दीज आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मैं इनका डिफ्यूजन कर रहा हूँ, यहीं पे हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, हमारी कैपिलरी वेसल्स और कैपिलरी हो गई, ये भी अंदर से ये भी लाइन एंडोथीलियम, ठीक है, ये भी लाइंड होती हैं बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसको हम एंडोथीलियम भी बोलते हैं। तो ये भी हमारी ब्लड कैपिलरी, ये भी अंदर की तरफ से लाइंड होती हैं बाय लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिनको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, वन सेकेंड, ठीक है। यहीं पे बच्चा अगर मैं बात करूँ कैपिलरीज की, ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज, ये भी कहीं ना कहीं इंटरनली दे आर लाइंड बाय अ लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, अ लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, जिसको मैं एंडोथीलियम बोलती हूँ। तो मान लो अगर ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स में भी कहीं ना कहीं अंदर से यू हैव अ सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो एग्जांपल्स कहाँ हो गए सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ कहाँ देखी जाती है? एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ब्लड वेसल जैसे आर्टरी हो गया, वेन हो गया, कैपिलरी हो गया, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ऐड कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल ये जो बाहर वाली लेयर है उसको छोड़ो, ठीक है। बट इफ़ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, अगर मान लो ये हमारी ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल की ये वाली लेयर देखो, आप देखो कि ब्लड वेसल इज बेसिकली जो कि देखो किस तरीके के सेल से बनी हुई है। दीज आर नथिंग बट व्हाट आर दीज सेल्स, ये रेड से बना रखे हैं, ये क्या है? ये सेल्स आप क्लियरली देख सकते हो, दीज आर नथिंग बट दीज आर एंडोथीलियल सेल्स। ये क्या है? एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है, बेसिकली सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी देख रहे हो ब्लड वेसल किससे लाइंड है? दे आर एक्चुअली लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है which is lining the blood vessel that is referred to as endothelium. I hope that is clear to everybody, ठीक है। ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। फिर आगे हमारे पास बोमेंस कैप्सूल एंड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन हम सबको पता है, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ the excretory system. The structural and functional unit of the excretory system is referred to as nephrons, जिनको हम यूजली फिर ट्यूब्यूल से बोलते हैं। Of course that is something that we'll discuss in detail. कहीं ना कहीं हमने जूनियर ग्रेड्स में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन से हमें एक बार पता होता है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, एंड यू हैव एब्सोल्युटली फॉरगॉटन एवरीथिंग। उसके उनके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यू सी दिस इज द बोमेंस कैप्सूल, मतलब ये हमारे ग्लोमेरुलस होता है, ये एफरेंट आर्टेरियोल, ये ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये एफरेंट आर्टेरियोल। इन केस these words are not, in case these words do not sound familiar to all of you, take a chill pill, trust me, they don't have to. बट कहीं ना कहीं बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हमने बेसिक ग्रेड्स में डिस्कस किया होता है, तो विच इज़ वाई मैं क्विक रिकैप दे रही हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को पता है एटलीस्ट उनके लिए ये होता है हमारा एफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, दिस इज़ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज़ द लूप ऑफ हेनली, दिस इज़ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी जो बोमेंस कैप्सूल होती है, बोमेंस कैप्सूल की मैं बात करती हूँ, बोमेंस कैप्सूल जो होती है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज द बोमेंस कैप्सूल। इनमें भी जो सेल्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, राइट। सो अगर मुझे एक डायग्राम से शो करना हो, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। और बोमेंस कैप्सूल के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, तो दिस इज़ व्हाट द बोमेंस कैप्सूल इज़, राइट, दिस इज़ द बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो बोमेंस कैप्सूल को ध्यान से, तो आप क्लियरली मुझे बता सकते हो उनके सेल्स में देखो, ये देखो इनके जो द बोमेंस कैप्सूल में कौन से सेल्स प्रेजेंट है? इट इज़ नथिंग बट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सो बेसिकली द बोमेंस कैप्सूल हैज़ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, इसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्लोमेरुलस जो होता है नेफ्रॉन में, ये जो ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्लोमेरुलस, मतलब ग्लोमेरुलस का डायग्राम मेरे पास नहीं है,
बट अगर मैं ग्लोमेरुलस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं अगर मैं ध्यान से आई वुड ड्रॉ इट फॉर यू गाइस, कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ करो कि जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में भी यहाँ पे वी हैव सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ग्लोमेरुलस की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोमेरुलस ऑल्सो हैव सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, अगर दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के? वी हैव द alveolar gland, the blood vessel, then we have the Bowman's capsule and then we have the glomerulus in nephron। ठीक है, अब बच्चे याद रखना ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, राइट, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के जो सेल्स है इनकी जो पाइकल सर्फेस है इसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिखेंगे। यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की ये है पाइकल सर्फेस, दिस इज द अपाइकल ऑफ द फ्री सर्फेस। और इस सर्फेस पर आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिखेंगे। जब मैं बोलती हूँ मॉडिफिकेशन, आप बोलोगे मॉडिफिकेशन से मतलब मॉडिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया कोई ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक सीलिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे कि माइक्रोविलाई या फिर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया, ऐसे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं दिखेंगे किसके केस में? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के केस में। ठीक है, आप एक काम करते हैं बिफोर वी go dive deeper and try and understand NCERT, ठीक है, लेट्स जस्ट डिस्कस अ कपल ऑफ मोर पॉइंट्स एंड देन विल स्विच टू NCERT। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया, उसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी आ जाती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दे लुक समवॉट लाइक दिस। ठीक है, अब देखो सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल से मतलब है एक सिंगल लेयर होगी सेल्स की, तो आप क्लियरली देख सकते हो ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं, 1 सेकेंड, ठीक है, तो जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये जो है दिस दैट यू सी, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आपकी ब्लू कलर की लेयर दिख रही होगी, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपको एक सिंगल लेयर दिख रही है सेल्स की, यू जस्ट सी अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एक सिंगल लेयर ही तो है सेल्स की, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, दिस इज एक्चुअली सिंपल क्यूबॉइडल। का मतलब है कि जो सेल्स है कहीं ना कहीं दे क्यूबिकल इन शेप, तो वो तो आपको कहीं ना कहीं दिख ही रहा है कि सेल्स जो है कहीं ना कहीं क्यूबिकल होते हैं शेप में। और अगर इसके एडिशनल पॉइंट का न्यूक्लियस उपयोग करो, जो न्यूक्लियस है वो राउंड होता है, न्यूक्लियस इज राउंड इन स्ट्रक्चर एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स? सेल्स जो होते हैं कहीं ना कहीं क्यूबिकल होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है राउंड होता है एंड इट्स प्रेजेंट इन द सेंटर। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं इनकी बात करूँ तो इसमें भी बता सकते हो, इसमें भी सेल्स के पास 2 सर्फेस होंगी। ये जो ऊपर की तरफ ये जो फ्री सर्फेस है दिस इज रेफर टू एज द अपाइकल सर्फेस। ये जो ब्लू कलर का फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मान लो ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, राइट, ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट सब्सटेंस है। अब इसकी तरफ ये जो लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, दिस लेयर, ठीक है, दिस लेयर और दिस साइड और दिस सर्फेस विच इज एक्चुअली फेसिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसल सर्फेस हो जाएगी। बट आज के बेसल सर्फेस से कोई ऐसा मेजर काम नहीं है, बट ओनली एज ऑफ नाउ कंसर्न विद द अपाइकल सर्फेस। ठीक है, ठीक है, अब मान लो ये हमारा देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके भी समझाया है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ऊपर की तरफ ये जो लेयर है दिस इज द फ्री सर्फेस, नीचे की तरफ ये जो लेयर प्रेजेंट है दिस इज द बेसमेंट, दिस इज द बेसल सर्फेस, राइट। और बेसल सर्फेस के नीचे तो जैसे ही जो मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम में काफ़ी एविडेंट है कि देखो ऊपर की तरफ ये जो फ्री सर्फेस प्रेजेंट है दिस इज द फ्री और द अपाइकल सर्फेस। ठीक है, फिर नीचे की तरफ ये वाली जो होती है ना बच्चा, ये होती है बेसमेंट। ऑल्दो आई नो उसमें देखो ये मान लो ये होती है बेसल सर्फेस। Once again, so see, I've also tried and explained it with the help of a diagram, so let me just give me a moment, 1 minute। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो, देखो ये जो सेल्स है दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स। ये क्या है? क्यूबॉइडल सेल्स हैं। इनकी जो ऊपर की तरफ ये जो सर्फेस प्रेजेंट है दिस इज द फ्री और द अपाइकल सर्फेस। अब ये जो नीचे पर्पल कलर से मैंने बनाया, दिस पर्पल कलर से व्हाट आई हैव ड्रॉन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, अब ये जो सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स हैं बेसिकली, इनकी ये जो सर्फेस विच इज एक्चुअली इन कॉन्टैक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन और विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको मैं बोलती हूँ बेसल सर्फेस। ठीक है, आप सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन 3 कैटेगरीज based on the modification of the apical surface। apical surface में किस तरीके के modifications present है उस basis पर मैं simple cuboidal epithelium को 3 major categories में divide कर सकती हूँ। I have the simple smooth cuboidal epithelium, I have brush bordered cuboidal epithelium, and then I have ciliated cuboidal epithelium। Simple cuboidal epithelium on the basis of modification in the apical surface of the cell, I can categorize it into 3 main categories। We have the simple smooth cuboidal epithelium, we have the brush bordered epithelium, and then we have the ciliated epithelium। हर किसी का क्लास को डिटेल में डिस्कस करते हैं, डू नॉट वरी। जैसे सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल लूँ, सबसे पहले मेरे सामने जो पॉइंट आ जाता है दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वो क्या आ जाता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से कहीं ना कहीं सिंपल स्मूथ, टू बी मोर प्रिसाइज, सिंपल स्मूथ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कहीं ना कहीं वर्ड स्मूथ आपको एक हिंट दे रहा है। स्मूथ मतलब फ्लैट, कोई ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं है। यानी सिंपल स्मूथ क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बेसिकली जो सेल्स होते हैं उनकी जो फ्री सर्फेस होती है उस फ्री
फ्री सर्फेस में ऐसे कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिखते। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बेसिकली जो फ्री सर्फेस होती है, तो फ्री सर्फेस हैव नो मॉडिफिकेशन ऑफ सच। फ्री सर्फेस में आपका ऐसे कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। अगर मैं बात करूँ फंक्शंस की अगर बात करूँ तो मेजरली इनका फंक्शन जो होता है सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन ही होता है। सेक्रीशन का मतलब होता है टू रिलीज समथिंग, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है टू अब्जॉर्ब, टू टेक अप समथिंग, ठीक, टू टेक अप समथिंग। अब इसकी एग्जाम्पल समझने से पहले मैं इसे रिलेट करना चाहूँगी ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ। ब्रश बॉर्डर, जैसे कि मैंने क्या बोला था, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम किसको बोलेंगे? वो एपिथेलियल सेल्स जिनकी जो अपाइकल सर्फेसेस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे लाइक माइक्रोविलाई, दे आर रेफर्ड टू एज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक। और टू बी मोर प्रिसाइज ये हो जाएंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बिकॉज यहाँ जो सेल्स है वो क्यूबिकल शेप में। तो बेसिकली ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो क्यूबॉइडल सेल्स है, ठीक है, इनके जो फ्री सर्फेसेस या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेंगे बिकॉज माइक्रोविलाई। इनका भी काम जस्ट लाइक सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज ऑल्सो मेजरली इन्वॉल्व इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, विच इज़ वाई मैंने यहाँ पे एक कॉमन एरो लगा के लिख दिया है कि मेजरली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम दोनों का मेजरली जो काम होता है सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ही होता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कहाँ प्रेजेंट होती है? DCT, विच इज़ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने अभी पढ़ा, देखो नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग तरीके की एपिथेलियम प्रेजेंट दिखेगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा कि जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है दैट इज़ प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल में क्या प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट है हमारी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। बट यहीं पे आप देखना आगे, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि ये जो DCT होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें क्या प्रेजेंट होती है? इसमें प्रेजेंट होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो काइंडली मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है। सो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और द DCT ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। फिर स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, अब जैसे देखो कुछ ग्लैंड, जैसे यहाँ पे मैंने पैनक्रियाज ड्रॉ करने की कोशिश की, जिसको भी पत्ती लग रही है पैनक्रियाज नहीं लग रही, हियर वाज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ पैनक्रियाज इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक। तब क्लियरली तो पैनक्रियाज के सामने एक स्मॉल सेक्शन सा किया था, आपको देखो पैनक्रियाज में एक तो ये बड़ी सी डक्ट दिख रही होगी, जैसे द पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, और साइड में आपको छोटी छोटी डक्ट्स दिख रही होंगी, यू सी दी स्मॉल डक्ट्स। अभी जो छोटी छोटी डक्ट्स है ना बच्चा, इन छोटी छोटी डक्ट्स में कैसे सेल्स प्रेजेंट है? छोटी छोटी डक्ट्स की बात करें तो दी डक्ट्स आर एक्चुअली लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एक तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है। फिर ये जो हमारे ये जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें कुछ लार्ज डक्ट्स होते हैं, कुछ स्मॉल डक्ट्स होती हैं। तो स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स आर एक्चुअली हैविंग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर मैं बात करूँ ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, जहाँ पे जो फ्री अपाइकल सर्फेसेस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जैसे कि माइक्रोविलाई, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास PCT। क्या हो जाएगा? PCT स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट। तो बेसिकली अब देखो इसको हम ट्राई कर सकते हैं, वी कैन ट्राई एंड रिलेट इट एज वेल। देखो जो ग्लोमेरुलस था, वन सेकेंड, ठीक है, देखो जो हमारा बोवेन्स कैप्सूल अलॉन्ग विद द ग्लोमेरुलस, इसमें थे हमारे पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद आया मेरा PCT में अभी मैंने देखा PCT में मेरे पास होते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर लूप ऑफ हेनले में हम पढ़ेंगे दोनों का ही। DCT में मैंने देखा, DCT में मेरे पास होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। PCT में होते हैं मेरे पास ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल और DCT में होते हैं सिंपल स्क्वैमस और सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। तो काइंडली टेक अ नोट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, राइट। आई वुड स्ट्रॉन्गली सजेस्ट दैट, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ सीलिएटेड क्यूबॉइडल। सीलिएटेड नाम समझ में आ रहा है, तो वो क्यूबॉइडल सेल्स जिनकी जो फ्री अपाइकल सर्फेस होगी उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल सीलिया प्रेजेंट होंगे। तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल क्या होता है? सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल जो होता है जिनकी जो फ्री सर्फेस होती है, फ्री सर्फेस में क्या प्रेजेंट होता है? तो फ्री सर्फेस हैज दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको मैं सीलिया बोलते हैं। और जैसे मैं बोला सीलिया का मेजरली काम क्या होता है बच्चा? सीलिया का काम होता है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। सीलिया का काम होता है सब्सटेंसेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, एक डायरेक्शन में सब्सटेंसेस को मूव करना। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होती है? इट्स यूजुअली प्रेजेंट इन स्मॉल ब्रोंक्यूल। अब स्मॉल ब्रोंक्यूल से मेरा क्या मतलब है? देखो अब इसके लिए आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर आई डू हैव डायग्राम और आप देखो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में हम देखें तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में देखो ये होता है हमारा ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebrae बाइफरकेट्स इनटू राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है, राइट ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई।
तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई होती है डिवाइड होती है इंटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है इंटू टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होती है इंटू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, दैन फिर हमारे पास आ जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, कई सारे ब्रोंक्यूल आ जाते हैं। तो ये जो स्मॉलर ब्रोंक्यूल होते हैं ये तो हो गए, ये देखो टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ये हो गया हमारे पास इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के बाद अल्टीमेटली हमारे पास आ जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं। तो बेसिकली जो स्मॉलर ब्रोंक्यूल है इनमें प्रेजेंट होती है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दे एक्चुअली are lined with ciliated cuboidal epithelium. I hope that is clear to everybody. So examples are a must remember. Like that is something that you have to, otherwise might as well skip this chapter. There's no point of doing this chapter if you're not well versed with the examples, which is why I'm specifically laying so much emphasis. ठीक है, इतने टाइम में, ठीक है, it's been so much time. ठीक है, अभी हम epithelial tissue को डिस्कस में मतलब डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, to ensure that the examples get registered in your head, so try and recollect. Simple cuboidal epithelium DCT में प्रेजेंट होगी, स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट होगी। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको, कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे कि थायराइड फॉलिकल्स। अब थायराइड फॉलिकल्स वो भी डिपेंड करता है कितने लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन देखा है। जहाँ पे हम एक्चुअली थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड, अच्छा अब मान लो जैसे कोई भी आइडिया नहीं है तो हम सबको ये तो होता है हमारे पास एक थायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है, इसलिए वो होता है जैसे पूरा थायराइड है, इट्स बिकॉज मैल फंक्शनिंग और थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है अंदर, इट्स आइदर ओवर एक्टिव और इट्स इनएक्टिव। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थायराइड ग्लैंड में कुछ ना कुछ मैल फंक्शन की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम देखी जाती है आजकल लोगों में। तो आप जस्ट ऐसे इमेजिन करो, थायराइड फॉलिकल्स क्या हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं, इसको बिल्कुल ऐसे ही इमेजिन करो। These circular structures that you see, the ones that I've highlighted, इन्हें मानो these are thyroid follicles. So the thyroid gland has these structures referred to as thyroid follicles. ठीक है, इसे मैंने लेबल किया है one thyroid follicle, this is another thyroid follicle. So I hope that is clear to everybody. अब thyroid follicles की बात करें तो thyroid follicles का ध्यान से देखो, so these are lined by कैसे, ये किस तरीके के सेल्स से lined है, these are actually lined by simple smooth cuboidal cells. These are lined by simple smooth cuboidal cells. तो simple smooth cuboidal cells का एग्जाम्पल हमारे पास क्या होंगे, thyroid follicles में दिखते हैं हमें। ठीक है, फिर ओवरी और टेस्टिस जो हमारे गुनाज होते हैं, ओवरी और टेस्टिस में जो जर्माइनल एपिथेलियम होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में तो है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया, क्रॉस सेक्शन दिखाया है ह्यूमन ओवरी का। ह्यूमन ओवरी में अगर आप देखो तो बाहर वाली जो जर्माइनल एपिथेलियम है, बेसिकली जो बाहर वाली लेयर, द वन दैट आई एम हाईलाइटिंग विद रेड इफ यू ऑब्जर्व, ठीक है, ये जो मैं रेड से हाईलाइट करूँ ना, इस लेयर को ऑब्जर्व करना है ज़रा। आप क्लियरली देखोगे यहाँ पे जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स। यहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट है, क्लियरली देखो, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली ओवरी या टेस्टिस में जो जर्माइनल एपिथेलियम होती है दैट इज ऑल्सो सिंपल स्मूथ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था ब्रश बॉडी क्यूबॉइडल का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पीसी के डॉक्यूमेंट, तो क्लियरली यहाँ पे देख भी सकते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन हैव अ लुक राइट। क्योंकि जैसे कि हमें पता है ग्लोमेरुलस, ये रहा अपना ग्लोमेरुलस, ये रहा ग्लैंड, ये जो एक्चुअली में दे आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, इनमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होते हैं और यहीं से हमारा पीसीटी स्टार्ट हो जाता है। तो पीसीटी में आप देखो आपके पास क्या होते हैं, पीसीटी की अगर मैं बात करूँ तो पीसीटी में आपको क्या दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ये इनलेट प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, माइक्रोइनलेट। तो what you actually see here is brush bordered cuboidal epithelium, brush bordered cuboidal epithelium। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इतना सबको समझ आया। Now let's move on to the third category, which is simple columnar epithelium. It is simple columnar epithelium. ठीक है, now let's move on to the third category, which is simple columnar epithelium. अब simple columnar epithelium की बात करें तो you can have a look at the structure of cells, you know, for better understanding. अब क्लियरली देखोगे यहाँ पे जो सेल्स है काफ़ी लंबे लंबे दिख रहे हैं, सो द सेल्स आर रिलेटिवली टॉल। सेल ऐसा कुछ बहुत मोटे नहीं है, राइट, तो सेल्स आर स्लेंडर। ठीक है, टॉल एलोंगेटेड हैं, लंबे चौड़े हैं, बट स्लेंडर है। स्लेंडर मीन्स थिन, द सेल्स आर नॉट वेरी ब्रॉड, ऐसे बहुत चौड़े चौड़े नहीं, पतले पतले सेल्स ही हैं। आप देखो तो ज़्यादा मोटे नहीं हैं, द सेल्स आर स्लेंडर। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसके न्यूक्लियस को देखो तो न्यूक्लियस राउंड नहीं है, इस केस में न्यूक्लियस ओवल है, राइट। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द न्यूक्लियस इज नॉट राउंड, अनलाइक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ पर सिंपल कोलमनार एपिथेलियम के केस में ओवल न्यूक्लियाई होता है और न्यूक्लिया की पोजीशन भी देखो उन दोनों में सेंटर में प्रेजेंट था, इसमें इट्स लोकेटेड एट द बेस। सिंपल कोलमनार एपिथेलियम में जो न्यूक्लियस होता है इट्स एक्चुअली लोकेटेड एट द बेस, इट्स एक्चुअली लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेल। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, उसके बाद बच्चा मैं बात करती हूँ, जैसे कि मैं बात करी थी सिंपल कोलमनार एपिथेलियम की। सिंपल कोलमनार एपिथेलियम को भी हम डिवाइड करते हैं टू 3 मेन कैटेगरीज इन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशंस व्हिच आर सीन इन द अपिकल सरफेस। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास सिंपल कोलमनार एपिथेलियम है तो ये होगा इसकी अपिकल सरफेस जिस तरह हम हाईलाइटिंग,
ये हो गई इसकी अपाइकल या फ्री सर्फेस, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ ये जो प्रेजेंट होगी नीचे की तरफ ये हो जाएगी इसकी बेसल सर्फेस। बेसल सर्फेस एसेज में से काम नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन जो जैसे इन द अपाइकल सर्फेस हम सिंपल कोलमनार एपिथेलियम को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वी हैव सिंपल स्मूथ कोलमनार एपिथेलियम, वी हैव ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम, एंड देन वी हैव सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। तो मेरे पास क्या होती है, मेरे पास सिंपल स्मूथ कोलमनार एपिथेलियम, मेरे पास सिंपल मतलब ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम, आई हैव सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। लेट्स ट्राई एंड डिस्कस ईच टाइप इन डिटेल। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिंपल स्मूथ कोलमनार एपिथेलियम की, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ आई टॉक अबाउट सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, तो इसमें आप देखोगे सिंपल कोलमनार एपिथेलियम की केस में जो फ्री सर्फेस होती है उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है, सिंपल बिकॉज इट सिंपल स्मूथ कोलमनार एपिथेलियम। उसमें फ्री सर्फेस अगर आप देखोगे सेल्स जो है ये देखो टॉल इलॉन्गेटेड स्लेंडर सेल्स, ओवल न्यूक्लियाई लोकेटेड एट द बेस। जो आप फ्री सर्फेस देखोगे इसमें आपको ऐसे कोई मॉडिफिकेशन नहीं दिख रहा है, हेंस द नेम सिंपल स्मूथ कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जैसे कि सिंपल क्यूबॉइडल की कहीं ना कहीं सिंपल क्यूबॉइडल और ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल कहीं ना कहीं मेजर रोल इनका सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन ही होता है। ठीक है, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन बिकॉज पहली बात तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। ठीक है, और या मेजरली तो इन्वॉल्व इन सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। यहीं पर अगर मैं बात करूँ ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम की, तो कोलमनार से मतलब बिकॉज ये टॉल स्लेंडर सेल्स हैं। ठीक है, और इनका ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या है, इनके जो अपाइकल सर्फेसेस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है कॉल्ड माइक्रोविलाई, सो द फ्री सर्फेस हैज माइक्रोविलाई एंड हेंस द रेफर टू एज ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम। मेजर काम दोनों का सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन है। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें सो एनसीईआरटी बस बोलती है कि कोलमनार एपिथेलियम का एग्जांपल होता है जीआई ट्रैक्ट। As per NCERT, if you go by the definition of NCERT just says कि simple columnar epithelium, for example, as present in GI tract. तो एक common example दे देती है हम लोगों का GI tract. If we go one notch deeper, one notch ahead, one layer deeper, we'll try and understand this better. सिंपल कोलमनार एपिथेलियम जहाँ पर जो सिंपल जो कॉलमनार सेल्स हैं, जो कॉलम लाइक सेल इलॉन्गेटेड सेल है, फ्री सर्फेस पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं थी, ये सिंपल कोलमनार सेल्स एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं स्टमक में। तो स्टमक में किस तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपल कोलमनार सेल्स जिन्हें या फिर फ्री सर्फेस में ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। यहीं पर अगर मैं ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम की बात करूँ तो ये ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार सेल्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं वी हैव दी ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज बोथ आर अ पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, द जीआई ट्रैक्ट। एनसीईआरटी कॉमन एग्जांपल दे देती है जीआई ट्रैक्ट एंड गोज बैक होम। ठीक है, दैट्स व्हाट एनसीईआरटी सेज। एनसीईआरटी में भी एनसीईआरटी की रीडिंग भी करेंगे, दैट्स व्हेन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम का एक और एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। गॉबलेट सेल्स, राइट, मतलब जैसे कि मैं गॉबलेट सेल्स की बात करूँ तो गॉबलेट सेल्स आर प्राइमरीली फाउंड इन द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो लार्ज इंटेस्टाइन हो, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं और कहीं भी प्रेजेंट हो, समझ में आपको कहीं ना कहीं गॉबलेट सेल्स दिखते हैं, बट मेजरली दे आर मोस्टली और मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो या ब्रश बॉर्डर्ड कोलमनार एपिथेलियम। ठीक है, ये होगा इसके एग्जाम्पल। अगर मैं यहीं पे बात करूँ सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम की, सीलिएटेड कोलमनार द नेम इटसेल्फ गिव्स यू अ हिंट, जो फ्री सर्फेस होगी उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे सीलिया, राइट, एंड बिकॉज दीज आर कॉलम लाइक सेल तो हेंस द नेम सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। इनका मेजर काम क्या होगा, ऑफकोर्स सीलिया का मेजर काम क्या होता है, टू इंश्योर यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस भी किस तरीके का, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब ये सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम आपको किस में देखने को मिलेंगे, यू विल एक्चुअली गेट टू सी दिस इन द fallopian tube and the ovi, also referred as the oviduct, right? So that for example give me a cross section around the female reproductive system. This is what it looks like. We have a pair of ovaries, उसके बाद हमारे पास होता है pair of oviduct जिसको हम fallopian tube भी बोलते हैं, which is further connected to the uterus, and then this is the cervix, right? ठीक है, वो हो गया cervix। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इस पोर्शन की जो मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन से, तो वन तरह हाईलाइटेड, इन केस यू वांट मी टू हाईलाइट इट अगेन, I'm gonna do that for you हमारी इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करें। दिस इज द पोर्शन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द fallopian tube. Fallopian tube is actually lined by ciliated columnar epithelium. by इसमें क्या ज़रूरत है ciliated columnar epithelium, तो ciliated columnar epithelium का फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को मूव कराना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना। तो fallopian tube में क्या मूव कराना, ये जो हमारी ओवरीज है, ओवरीज से एग रिलीज होगा, दिस एग विल एक्चुअली picked up by the finger like projections fimbriae, और this will actually be traveling to
एंड दिस एग विल एक्चुअली बी पिक्ड अप बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रिया, ठीक है, और ये जाएगा इन द फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब में अगर मुझे इसे मूव कराना है, ठीक है, सो ठीक है, आई विल रिक्वायर एन एपिथेलियम, ठीक है, जिसके पास सीलिया हो ताकि वो उसे आगे पुश कर सके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। रैंडमली पुश करेगा तो वो यहीं कहीं अटक रह जाएगा, ठीक है, विच इज़ वाई एवरीथिंग नथिंग हैपनिंग रैंडमली, एवरीथिंग इज हैपनिंग, देयर इज अ रीजन, nothing is happening randomly, there's a reason to everything, right? So for movement of the ova or the egg, ठीक है, which is एग के मूवमेंट के, एग को मूव कराने के लिए एग को एम्पिलरी स्टिमुलेट करना है ताकि अगर मान लो स्पर्म आता है और वो उससे फर्टिलाइज करना चाहे, ठीक है, विच इज़ वाई द फिलोपियन ट्यूब ऑफ द ओविडक्ट इज एक्चुअली लाइन्ड बाय सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है। सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम आपको सिर्फ फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में नहीं दिखती, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू सी इन द लार्जर ब्रोंक्यूल्स, आपको और भी किस में दिखती है, सी इट इन द लार्जर ब्रोंक्यूल्स। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। देखो जैसे ये एग्जांपल है कॉपलेट सेल्स का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसमें ऐसे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है माइक्रोवेल, इसी से कुछ देखो ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम, ये गॉबलेट सेल्स है। देखो कुछ गॉबलेट सेल्स की एग्जांपल देखिए, गॉबलेट सेल्स, ठीक है, आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है माइक्रोवेल, ठीक है, सो गॉबलेट सेल्स आर एन एग्जांपल ऑफ ब्रश बॉर्डर कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, नाउ लेट्स जस्ट क्विकली रीड एनसीईआरटी, लेट्स सी व्हाट एनसीईआरटी सेज। एनसीईआरटी डिस्कस नहीं किया, एक काम करते हैं एनसीईआरटी को आराम से पढ़ते हैं। नाउ तो फिर वी आर ऑलमोस्ट डन विद एपिथेलियल टिश्यू, सो ऑफ कोर्स सम पोर्शन इज स्टिल लेफ्ट, वो भी अभी कवर करते हैं हम, ठीक है। So let's just do it together. So we commonly refer to an epithelial tissue as an epithelium. हम epithelial tissue को epithelium में बुलाते हैं, plural हो गया epithelium. This tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment, right? ऐसे बोलती है ये जो टिश्यू है, epithelial tissue, इसके पास जो ऊपर ये बेसिकली ये वाला जो सर्फेस है सेल्स का, ठीक है, इट हैज़ अ फ्री सर्फेस, एक फ्री सर्फेस होता है जो या तो किसी बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा होता है या एक आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होता है, एंड दिस एपिथेलियल टिश्यू इज प्रोवाइडिंग अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। अब जो सेल्स होते हैं इसमें जैसे कि मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चुपके चुपके होते हैं, और बिकॉज सेल्स इतने पास पास प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो काफ़ी कम होता है। द सेल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड एंड हेंस देयर इज लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर एनसीईआरटी बोलती है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मेनली सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। एनसीईआरटी बोलती है फिर दो तरीके के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं हमारे पास होता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बच्चा इस मेरे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जस्ट मेड फॉर द सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड इट फंक्शन एज अ लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी डक्ट्स एंड ट्यूब्स। ये किसका काम कर रहा होता है, ठीक है, जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, ये क्या कर रहा है, या तो बेसिकली इसका मेजरली काम है, बेसिकली इसका मेजरली जो काम है वो है अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, सिक्रीशन, डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये सिंपल एपिथेलियम जो है, अब वो सिंपल में भी इन्हें कैटेगराइज तो नहीं किया, ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि सिंपल कौन से देखिए उनको मेरे भी काम होता है, तो वो लाइनिंग में काफ़ी बना रहा होता है टिश्यू। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more layers of cells and has protective function as it does in our skin। फिर एनसीईआरटी बोलती है जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है, कंपाउंड एपिथेलियम ये कई सारी लेयर्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुआ है, जो शो यू द डायग्राम, मेरे पास मेनी लेयर्स ऑफ सेल। अब इतनी सारी सेलुलर लेयर है, मल्टी लेयर्ड है, ठीक है, तो इसके थ्रू हम डिफ्यूजन वगैरह तो नहीं करा सकते, तो इसका जो काम होता है वो थोड़ा प्रोटेक्टिव इन फंक्शन हो जाता है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम स्किन में प्रेजेंट होती है, कंपाउंड एपिथेलियम रह गया है डिस्कस करना हुआ, जस्ट डन विद द सिंपल एपिथेलियम बी ऑल। अभी तो सिंपल एपिथेलियम में कुछ पोर्शन रह गया है। फिर एनसीईआरटी बोलती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। फिर एनसीईआरटी बोलती है कि स्ट्रक्चर में, कि सेल के स्ट्रक्चर में किस तरीके से मॉडिफिकेशन आया सेल की शेप के बेसिस पे, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में से हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन सिंपल एपिथेलियम को फर्दर डिवाइड करते हैं इंटू 3 टाइप्स। हमारे पास हो गया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। ऑल्सो प्लीज हैव अ लुक एट द एनसीईआरटी डायग्राम्स, ठीक है। ये देखो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटन सेल्स, ठीक है, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, यहाँ एनसीईआरटी ने इसको लेबल किया हुआ है क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है। फिर एनसीईआरटी इनको बोल रही है टॉल सेल्स, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है दीज आर एक्चुअली सिंपल कोलमनार सेल्स, सिंपल कोलमनार सेल्स बेरिंग सीलिया, ठीक है। तो ये याद रखना है कि इसकी लेबलिंग भी है, ये भी याद रखना है। तो कोई कोलमनार सेल्स हैं एंड दे हैव दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया, राइट। सो दीज आर कोलमनार सेल्स विच आर बेरिंग सीलिया। आई होप दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। फिर एनसीईआरटी क्या बोलती है, जो स्क्वामस एपिथेलियम है इट्स मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड cells with irregular boundaries. Once again, I hope this is clear to everybody. Let's discuss further.